आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, यदि आप वाकई में चाहते हैं कि आपका इसी वर्ष चयन हो जाए तो ज्वाइन कर लीजिए टेट वाली क्लास को, क्योंकि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता है बिल्कुल एग्जाम के दृष्टिकोण से ही पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, एक और बात मैं कहना चाहूँगा, यदि कोई छात्र ये चाहता है कि ऑफलाइन उसे क्लासेस मिले तो वो आ सकता है गाजियाबाद में। गाजियाबाद में व्योम एकेडमी के नाम से हमारी कोचिंग चल रही है, यहाँ पर आकर वो ज्वाइन कर सकता है। अभी तक सिलेक्शन का रिकॉर्ड देखा जाए तो काफ़ी बेहतर रिकॉर्ड रहा है। अगर किसी को लगता है चेक करना तो वो आ सकता है हमारी वेबसाइट पर, व्योम एकेडमी डालेगा, उसे खुद में खुद सारा कुछ पता चल जाएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के तल के नजदीक है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के तल के नजदीक है। पहला ऑप्शन कहता है समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन कहता है क्षोभ मंडल, और तीसरा ऑप्शन कहता है मध्य मंडल, और चौथा ऑप्शन कहता है आयन मंडल। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए, बहुत बेहतर प्रश्न है। जैसा कि बात करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में अगर देखा जाए तो 5 परतें पाई जाती हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में कितने परतें पाई जाती हैं? 5 परतें पाई जाती हैं। सबसे पहली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। और दूसरी परत के बारे में बात करते हैं तो समताप मंडल है। तीसरी परत के बारे में बात करते हैं तो मध्य मंडल है। और चौथी परत के बारे में बात करते हैं तो आयन मंडल है। और पांचवी परत के बारे में बात करते हैं तो बहिर्मंडल है। ये पांचों मंडल के नेम आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं पहले प्रश्न के रूप में। प्रश्न ये है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के तल के नजदीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है? तो क्षोभ मंडल की विशेषता ये है कि यहाँ पर जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं इसी मंडल में होती हैं या इसी परत में होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मौसम से संबंधित किस प्रकार की घटनाओं की बात की जा रही है? तो जैसा कि बात करते हैं बादल का गरजना, बिजली का कड़कना और बारिश का होना, ये सारी घटनाएं अगर देखा जाए तो क्षोभ मंडल में ही होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं समताप मंडल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों, एक तो ये विशेषता है, और दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ पर कोई भी मौसम से संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं। और तीसरी विशेषता ये है कि यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाने के लिए काफ़ी अच्छा वातावरण होता है, बिल्कुल शांत वातावरण होता है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ज़्यादातर आपके एग्जाम में अगर देखा जाए तो क्षोभ मंडल से और समताप मंडल से ही प्रश्न बनते हैं। तो इन दोनों की विशेषताएं आप ध्यान रखिएगा, बाकी पांचों के नेम याद रखिएगा, आपके एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में गलत नहीं होंगे। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। देखिए अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? यूएनएससी कहा जाता है। और यूएनएससी का मतलब हो जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो जाता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किसकी प्रमुख संस्था है? तो किसकी प्रमुख अंग है? तो ऐसे में अगर देखा जाए तो यूएन की, यूएनओ का नेम तो सुना ही होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रमुख संस्था कौन सी है या प्रमुख अंग कौन सी है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यूएनएससी है। अच्छा, यूएनओ के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की गई थी या इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1945 में। 1945 में यूएनओ की स्थापना की गई थी। अभी इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 193 सदस्य देश हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 193 कंट्री जो है इसके सदस्य देश हैं। क्या भारत इसका सदस्य देश है? बिल्कुल भारत इसका सदस्य देश है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात ये कर रहे हैं यूएनएससी में 5 वे सदस्य हैं जो मतलब स्थायी सदस्य के रूप में हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाता है। तो 5 वे सदस्य हैं जो स्थायी सदस्य के रूप में हैं, जिन्हें वीटो पावर भी मिला हुआ है। अब वे 5 सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक तो पहला देश है चाइना, दूसरा देश है फ्रांस,
तीसरा देश है रसिया और चौथा देश है यूके, जिसे यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन के नाम से आप जानते हैं। और पांचवें देश के बारे में बात करते हैं तो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो 5 ऐसे देश हैं जो यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 देश ऐसे हैं जो सदस्य हैं, यानी कि स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, परमानेंट सदस्य हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वे कौन कौन से देश हैं? एक तो पहला देश है चाइना, दूसरा देश है फ्रांस, तीसरा देश है चौथा देश है रशियन फेडरेशन इसका नेम है, चौथा देश है यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, पांचवा देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्या भारत इसका सदस्य देश है स्थायी तौर पर? नहीं, भारत इसका स्थायी तौर पर सदस्य देश नहीं है। अगर भारत भी इसमें जुड़ जाता है तो 6 सदस्य देश हो जाते हैं परमानेंट के रूप में। लेकिन भारत क्यों इसका सदस्य मतलब स्थायी सदस्यता क्यों नहीं पा रहा है, उसके पीछे का मूल कारण है चाइना। चाइना कहता है कि अगर भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य के रूप में स्थायी सदस्यता लेता है तो फिर पाकिस्तान को भी देना पड़ेगा, और पाकिस्तान के बाद क्या होता, और भी देश इसी तरह के दावे करने लगते हैं। इसीलिए यूएनएससी ने अभी तक इन 5 देश के सिवा किसी अन्य देश को स्थायी सदस्यता के रूप में अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं शामिल किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है यूएनएससी में यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो 5 स्थायी सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। देखिए, अगला प्रश्न ये है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह को ज़्यादा महत्व मत दे दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनते चलिएगा। ठीक है, इतना तो समझदार हैं ही आप लोग। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, असम में है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। देखिए, इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों इसका आंसर हो जाता है सी, सही हो जाता है, यानी कि राजस्थान। तो यहां पर आंसर कौन सा हो जाता है दोस्तों? सी सही हो देखिए, इसमें कितने सदस्य हैं? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तो दोस्तों कहां पर अवस्थित है? राजस्थान में है। राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है दोस्तों? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। अब पश्चिम बंगाल के बारे में बात करते हैं तो यह सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा है। फिर गुजरात के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है? गिर अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा, जो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। और असम की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो एक सींग वाले गैंडे के नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न बड़ा अच्छा है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न ए कह रहा है, देखिए प्रश्न ए कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, एटीपी है, सूर्य का प्रकाश है, डीएनए है, आरएनए है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है, इस बात को गौर करिएगा, यानी कि ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। प्रश्न ए है कि प्रश्न ए है कि एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से है और उत्पादन से है। प्रश्न क्या है? एगमार्क का संबंध है दोस्तों। तो एगमार्क का संबंध है, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा पहला, सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से है, यानी कि गुणवत्ता के बारे में एगमार्क बताता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। प्रश्न ए है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन कहता है कि उत्तर प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन कहता है मध्य प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन कहता है बिहार में,
और चौथा ऑप्शन कहता है पश्चिम बंगाल में। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, यानी कि आर्सेनिक जल द्वारा प्रदूषण सर्वाधिक जो शहर है वो है पश्चिम बंगाल है, यानी कि पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा ज़्यादा से जल प्रदूषित होता है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व पाया जाता है, जो कि आप जानते हैं दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है। और बिहार के बारे में बात करते हैं, बिहार के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एकमात्र नेशनल पार्क पाया जाता है और वो नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो इसे एक तरीके से कह सकते हैं मध्य प्रदेश को, तो इसे तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क अगर कहीं पर पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और इसकी एक और विशेषता है मध्य प्रदेश की कि यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क पाया जाता है, जो अभी मोदी जी 8 शेर को लेकर आए थे वो यहीं पर बसाए थे कूनो नेशनल पार्क में ही। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। प्रश्न ए है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। पहला ऑप्शन कहता है 1960 में, दूसरा ऑप्शन कहता है 1962 में, तीसरा ऑप्शन कहता है 1972 में और चौथा ऑप्शन कहता है 1975 में। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा जी, मतलब गा सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों 1972 में, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण, आश्वन, किण्वन और स्टरलाइजेशन। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ना, जल्दी से जवाब दीजिए फिर, बड़ा ही बेहतर प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है या किण्वन कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। प्रश्न ये है कि किस देश के संविधान, देखिए यहाँ देश है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। पहला ऑप्शन कहता है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन कहता है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा ऑप्शन कहता है यूएसए और चौथा ऑप्शन कहता है रूस। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया। यहाँ देखिए मौलिक अधिकार अलग है और मौलिक कर्तव्य अलग है। तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य पूछा जा रहा है, ना कि मौलिक अधिकार पूछा जा रहा है। जब मौलिक कर्तव्य पूछा जा रहा है तो रूस आ जाएगा, अगर मौलिक अधिकार पूछा जाता तो मौलिक अधिकार पूछा जाता तो हम क्या लगाते, यूएसए लगाते, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फंडामेंटल राइट्स को जो हमने लिया हुआ है वो यूएसए से लिया हुआ है, यानी कि यूएसए के संविधान से लिया हुआ है। यूएसए से हमने एक और बातें लिया हुआ है दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, यानी कि अगर राष्ट्रपति को समय से पहले हटाना है तो इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर संसद से इन्हें हटाया जा सकता है। दूसरी बात करते हैं, यूएसए से ही हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो उपराष्ट्रपति का पद होता है उसको हमने यूएसए से ही लिया हुआ है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो यूएसए से हमने क्या क्या लिया हुआ है, तो यूएसए से हमने लिया हुआ, जैसे कि हमने लिया हुआ है कि महाभियोग की प्रक्रिया को लिया हो, महाभियोग की प्रक्रिया के लिया हुआ है, उपराष्ट्रपति के पद को हमने लिया हुआ है और यूएसए से हमने मौलिक अधिकार को लिया हुआ है। लेकिन मौलिक कर्तव्य को जो हमने लिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य को जो हमने लिया हुआ है वो हमने रूस से लिया हुआ है। अच्छा, ये मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन और किस समिति के सिफारिश पर। तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। और कहाँ पर जोड़ा गया था, तो संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया था।
कहां पर जोड़ा गया था? तो संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया था। किस समिति की सिफारिश से इसे जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से जोड़ा गया था। किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से जोड़ा गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी मौलिक कर्तव्य हमारे पास कितने हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज अभी ऐसे में अगर देखा जाए तो हमारे पास 11 हैं, लेकिन पहले कितने थे? तो पहले हमारे पास 10 थे। पहले हमारे पास कितने थे? 10 थे, लेकिन 11वां कब जुड़ा? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसे जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अब 11वें मौलिक कर्तव्य में है क्या? तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, यह माता पिता का मौलिक कर्तव्य बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, क्या हमने जर्मनी से भी कुछ लिया है क्या? तो बिल्कुल जर्मनी से हमने लिया हुआ है। जब हमारे देश में जब क्या होता है, आपातकाल लागू होता है, यानी कि कह सकते हैं जब हमारे देश में, एक मिनट दोस्त, चलिए बीच में थोड़ा सा एक कॉल आ गई थी जिसकी वजह से थोड़ा तो जर्मनी से हमने क्या लिया हुआ है? तो जर्मनी से हमने लिया हुआ है आपातकाल के समय में, यानी कि जो हमारे देश में इमरजेंसी जब लगती है, तो जैसे 352 की बात करते हैं या 360 की बात करते हैं, 352 या 360 के समय में क्या होता है? मूल अधिकारों का स्थगन होना, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, यानी कि आपातकाल के समय में अगर देखा जाए तो फिर क्या हो जाता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वे काम करना बंद कर देते हैं, जिसमें 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे मूल अधिकार जो होते हैं वो रुक जाते हैं, यानी कि अपने आप से निलंबित हो जाते हैं, स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। और जैसे ही आपातकाल समय समाप्त होता है वैसे पुनः फिर से लागू हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात ये कर लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया हुआ है। तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ से हमने लिया हुआ है दोस्तों, यहाँ से हमने लिया हुआ है एकल नागरिकता का प्रावधान, सिंगल सिटीजनशिप हमने लिया हुआ है। जैसे कि अगर देखा जाए तो यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में क्या है कि सिंगल सिटीजनशिप के चलते हैं, वैसे ही भारत में भी क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे कि अगर आप किसी दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ पर आप ये नहीं बताते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इस शहर से हूँ, बल्कि आप दूसरे देश जब जाते हैं तो वहाँ पर ये बताते हैं कि मैं इंडिया से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया, मतलब कि मैं इंडिया से हूँ दोस्तों। तो यही है सिंगल सिटीजनशिप। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया कि इस देश के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य को लिया है, और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और रूस से हमने क्या क्या लिया हुआ है। ये सारी बातें हमने आपको बता दिया है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न ये है कि ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को और पश्चिमी तारे को। बड़ा ही बेहतर प्रश्न है, जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा कि ध्रुव तारा को उत्तरी तारे कहे जाते हैं, ध्रुव तारे को उत्तरी तारे कहे जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। बड़ा ही बेहतर प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1973 में। लेकिन पहली बार जब प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब सम्मेलन किया गया था तो 1972 में किया गया था। इस बात को तो आप जानते ही हैं और इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन भारत में कब प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया? तो 1973 में किया गया। ये बातें तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। फूलों की घाटी अवस्थित है, फूलों की घाटी अवस्थित है। पहला प्रश्न है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और सिक्किम में और उत्तराखंड में है। हर छात्र इस प्रश्न का जवाब देने में बिल्कुल समर्थ है और दे भी सकता है। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी कोई राय होती है तो एक बार आप अपने राय को जरूर प्रकट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा डी, सही हो जाएगा।
फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? एक जो वयस्क मानव होता है, वयस्क किसे माना गया है? जो 18 साल अपनी आयु कंप्लीट कर लेता है, मतलब जो 18 साल कंप्लीट कर लेता है उसे वयस्क माना गया है। अब उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 306, 275, 206, 175। तो इस प्रश्न का जवाब देने में कोई भी हेजिटेशन नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसका आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। यानी कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या जो है वो है 206 है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? जवाब दीजिएगा। देखिए प्रश्न ए है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है, एम्स्टर्डम में है और नागासाकी में है। जितने भी मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ सारे ही प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। अगर इन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। चलिए इस प्रश्न का जवाब हम देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, सही हो जाएगा। यानी कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो है दोस्तों एम्स्टर्डम में। अब एम्स्टर्डम कहाँ पर है? तो एम्स्टर्डम के बारे में बात करते हैं तो यह नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? तो नीदरलैंड में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो सारे प्रश्न आज के समाप्त होते हैं। ज़्यादा बड़ी क्लासेज अभी हम नहीं करेंगे जब तक कि हमारे एग्जाम की डेट और हमारा फॉर्म नहीं आ जाता है। बाकी आप लोग थोड़ा से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आज आपको कैसा लगा? आप लोग अपने अनुभव को जरूर साझा करिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि आपके कोई प्रश्न होते हैं, कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। टेक केयर ऑल ऑफ यू।